कहानी की शुरुआत 1964 से होती है, जहां हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक होता है। फ्रैंक न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में आया होता है। वो यहाँ इन्वेंटर्स कंपटीशन में हिस्सा लेने आया होता है ताकि अपनी बनाई मशीनों से उसे इनाम मिल सके। फ्रैंक अपना बनाया हुआ जेट पैक जज निक्स को दिखाता है। निक्स फ्रैंक का जेट पैक देखकर काफी खुश होता है और उससे काफी इम्प्रेस भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही फ्रैंक सच बता देता है कि उसका जेट पैक अभी ठीक से काम नहीं करता, निक्स तुरंत अपना फैसला बदल लेता है और उसे बाहर भेज देता है। हालांकि निक्स की असिस्टेंट अथीना को फ्रैंक का इन्वेंशन पसंद आ जाता है। फ्रैंक बहुत ज्यादा दुखी होकर एक बेंच पर बैठ जाता है। तभी अचानक अथीना फ्रैंक के पास आती है। वो फ्रैंक को एक नारंगी रंग का लपेल पेन देती है जिस पर नीले रंग का एक टी बना होता है। अथीना फ्रैंक से कहती है कि वो बिना किसी को बताए उसे और निक्स को फॉलो करे। जब निक्स और अथीना का ग्रुप एक बोट में बैठकर वहां से निकलता है, तभी फ्रैंक चुपके से उनके पीछे वाली बोट में बैठ जाता है। राइड के बीच में ही एक लेजर फ्रैंक के पिन को डिटेक्ट कर लेता है। अचानक एक डोर खुलता है और बोट नीचे एक अंधेरी टनल में चली जाती है। वहाँ फ्रैंक को एक लिफ्ट दिखाई देती है। फ्रैंक बिना डरे उसमें बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, वहाँ के सारे दरवाजे और खिड़कियां अचानक बंद हो जाती हैं। लिफ्ट बहुत तेजी से हिलने लगती है। फ्रैंक नीचे गिर जाता है और तब तक खड़ा नहीं हो पाता जब तक लिफ्ट रुक नहीं जाती। जब दरवाजे खुलते हैं तो फ्रैंक बाहर निकलता है और देखता है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है जिसके चारों तरफ घना फॉग फैला हुआ है। तभी उसकी आंखों के सामने एक फ्लाइंग कार उड़ती हुई निकल जाती है और उस कार के अंदर अथीना और निक्स बैठे होते हैं। फ्रैंक उन्हें देखकर उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने बड़े बड़े जायंट रोबोट्स आ जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। फ्रैंक रोबोट के हाथों से बचते हुए प्लेटफॉर्म पर इधर उधर दौड़ता है। भागते समय वो गलती से नीचे वाले प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है और गिरने की वजह से उसका जेट पैक टूट जाता है। तभी एक फ्रेंडली रोबोट आता है। वो फ्रैंक का जेट पैक उठाता है, उसे ठीक करता है और मरम्मत के बाद उसे वापस फ्रैंक को दे देता है। उसी वक्त गार्ड्स वहां आ जाते हैं और फ्रैंक को पकड़ने की कोशिश करते हैं। फ्रैंक पीछे हटता है और फिर से नीचे गिर जाता है, लेकिन इस बार उसके पास उसका जेट पैक होता है। फ्रैंक जल्दी से जेट पैक पहनता है और उसे एक्टिवेट करता है। रोबोट की मरम्मत की वजह से अब जेट पैक सही से काम करता है और फ्रैंक पहली बार सच में उड़ने लगता है। फ्रैंक फॉग के बीच उड़ता हुआ आगे बढ़ता है और तभी उसे पता चलता है कि वो टुमारो लैंड में है, एक फ्यूचरिस्टिक सिटी जहां सिर्फ सबसे तेज दिमाग वाले लोग रहते हैं और जो पूरी दुनिया से एक अलग डायमेंशन में बनी होती है। जब फ्रैंक अथीना को देखता है तो वो उसके पास उतरता है और निक्स को दिखाने की कोशिश करता है कि उसका जेट पैक अब ठीक हो चुका है, लेकिन निक्स उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। तभी अथीना फ्रैंक का हाथ पकड़ती है और उसे दिखाती है कि अब से उसकी जिंदगी कैसी होने वाली है। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है, साल 2015 में, जहां हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम केसी होता है। केसी फ्लोरिडा में मौजूद नासा लॉन्च साइट में चुपके से घुस जाती है। वो वहां उन मशीनों को खराब करने की कोशिश करती है जिनका इस्तेमाल डिमोलिशन के लिए होने वाला होता है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसके पिता यहाँ काम करते हैं, लेकिन नासा इस साइट को डिमोलिश करना चाहता है और अगर ऐसा हुआ तो उसके पिता की नौकरी चली जाएगी। केसी नहीं चाहती कि उसके पिता की नौकरी जाए। दूर से छुपकर अथीना ये सब देख रही होती है। जब केसी घर वापस जाती है तो अथीना एक छोटा सा स्कैनर इस्तेमाल करती है और केसी के बाइक हेलमेट से उसका डीएनए ले लेती है। फिर वो इस डीएनए को अपने आखिरी टुमारोलैंड पिन में कोड कर देती है। अगली सुबह एडी को ऑफिस से कॉल आता है और उन्हें पूरी सिचुएशन समझाई जाती है। केसी को लगता है कि उसने अपने पिता की नौकरी बचा ली है, लेकिन एडी उसे बताता है कि कंपनी नई क्रेन्स लाने वाली है, इसलिए डिमोलिशन फिर भी होगी। वो केसी से कहता है कि अब उसे ये सब करना बंद कर देना चाहिए, लेकिन केसी उसे समझाती है कि सिर्फ सब कुछ छोड़ देना सही नहीं है, बल्कि होप बनाए रखना ज्यादा जरूरी होता है। शाम को केसी फिर से डिमोलिशन रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार पुलिस पहले से वहां मौजूद होती है और केसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ घंटों बाद केसी के पिता उसकी बेल करा देते हैं और केसी अपने सामान लेने आती है ताकि घर जा सके। अपने सामान के बीच उसे वही पिन मिलती है जिसे अथीना ने उसकी डीएनए से जोड़ा था। जैसे ही केसी उसे छूती है, उसे अचानक किसी दूसरी जगह का विजन दिखने लगता है और पिन उसके हाथ से गिर जाती है। जब केसी फिर से पिन को छूती है तो वही विजन दोबारा दिखाई देता है। इस बार केसी पिन को अच्छे से पकड़ लेती है और खुद को दूर एक गेहूं के खेत में पाती है, जहां उसे दूर एक बड़ी सिटी नजर आती है। लेकिन जैसे ही वो उस सिटी की तरफ चलने की कोशिश करती है, पिन फिर से गिर जाती है और केसी वापस जेल में आ जाती है। दरअसल वो सिटी की तरफ चल रही होती है, लेकिन असल में वो जेल के कमरे में चीजों और लोगों से टकरा रही होती है। परेशानी से बचने के लिए केसी पिन को एक पेपर में लपेट कर उठाती है। उसी वक्त उसके पिता एडी वहां आ जाते हैं और घर जाते समय एडी केसी को उसकी हरकतों के लिए डांटता है
तब केसी उससे कहती है कि वो पिन को छुए, लेकिन जब एडी पिन को छूता है तो कुछ भी नहीं होता। हैरान होकर केसी खुद पिन को छूती है और फिर से उस दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। तब उसे समझ आता है कि ये पिन सिर्फ उसी के लिए काम करती है। एडी केसी की बातों से परेशान हो जाता है और पिन उससे छीन लेता है। घर पहुंचने के बाद केसी इंतजार करती है कि एडी सो जाए और जैसे ही वो सोता है केसी उसके नाइट टेबल से पिन चुरा लेती है। पिन छूते ही वो फिर से दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है और जब वो सिटी की तरफ चलती है तो घर की दीवारों से टकराने लगती है और सीढ़ियों से गिर भी जाती है। इस आवाज से एडी जाग जाता है तो केसी छिप जाती है और तय करती है कि वो ये सब कहीं और जाकर करेगी। आखिरकार केसी एक बहुत बड़े मैदान के बीच पहुंचती है, पिन को छूती है और इस बार वो पूरी तरह टुमारोलैंड में पहुंच जाती है। सिटी के अंदर आगे जाने के लिए केसी एक ट्रेन में बैठती है। तभी उसे पता चलता है कि पिन में एक टाइमर लगा है जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और कोई भी उसे देख नहीं पा रहा। अगली स्टॉप पर केसी ट्रेन से उतर जाती है और कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट को एक अलग तरह की वैगन में जाते हुए देखती है। वो उन्हें फॉलो करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसके चारों तरफ पानी दिखाई देने लगता है क्योंकि पिन का टाइमर अब 0 होने वाला होता है। केसी पानी को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टुमारोलैंड गायब हो जाता है और केसी खुद को एक नाले में पाती है। घर लौटते ही केसी अपने भाई नेट को जगा देती है और उससे अपने पिता के कंप्यूटर का पासवर्ड पूछती है। दोनों भाई बहन पिन के बारे में ऑनलाइन सर्च करते हैं और उन्हें एक दुकान का एड मिलता है जो ऐसे पिन्स खरीदती है। केसी दुकान का एड्रेस लिख लेती है और नेट से कहती है कि वो उनके पिता से कह दे कि केसी दोस्तों के साथ कैंपिंग पर जा रही है। अगली सुबह अथीना उनके घर आ जाती है। नेट उसे कैंपिंग वाली बात बताता है, लेकिन अथीना समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। वो उस पर दबाव डालती है और आखिरकार नेट सच बता देता है। इधर केसी उस दुकान पर पहुंच जाती है। दुकानदार उस पिन को देखकर बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं और बताते हैं कि केसी ने जो कुछ भी देखा था वो सब असली था। वे बताते हैं कि टुमारोलैंड एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले लोग इकट्ठा होकर बिना गवर्नमेंट और लालच की बंदिशों के कुछ भी बना सकते हैं। टुमारोलैंड में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पिन। दुकानदार उस पिन को खरीदने की बात करते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि केसी को ये पिन कहां से मिली। जब केसी कुछ भी बताने से मना कर देती है तो वे एक बटन दबाते हैं, दरवाजा लॉक हो जाता है और वे फ्यूचरिस्टिक वेपन्स निकाल लेते हैं जो प्लाज्मा शूट कर सकते हैं। केसी दुकान के सामान के बीच छिपने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे ढूंढ लेते हैं और किसी लड़की के बारे में पूछने लगते हैं। तभी अचानक एक ग्रेनेड खिड़की से अंदर आता है और वे दोनों एक फोर्स फील्ड में फंस जाते हैं। हथियारों से लैस अथीना दुकान में घुसती है और बताती है कि ये एक टाइम बॉम्ब है जो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। वो केसी की मदद करती है ताकि उसका हाथ फोर्स फील्ड से बाहर निकल सके, लेकिन ऐसा करते ही बॉम्ब बंद हो जाता है और बाकी दोनों भी आजाद हो जाते हैं। वे पलटकर हमला करते हैं। अथीना उनसे हाथों हाथ लड़ती है और केसी दुकान का सामान फेंककर उसकी मदद करती है। जब अथीना एक का सिर निकाल देती है तब केसी को पता चलता है कि दोनों दुकानदार असल में रोबोट्स थे। अथीना बताती है कि ये रोबोट्स अब सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाले हैं और वो केसी को दुकान से बाहर खींच ले जाती है। धमाके से बचते हुए दोनों बाहर निकल जाती है। अथीना एक कार का शीशा तोड़कर उसे खोलती है, केसी को अंदर धकेलती है और एक स्पेशल टूल से कार स्टार्ट कर देती है। वो बताती है कि उन्हें जल्दी भागना होगा इससे पहले कि वे लोग उन्हें ढूंढ लें। रास्ते में केसी सवाल पूछने लगती है और अथीना बताती है कि वही थी जिसने उसे पिन दी थी। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती वो मैल फंक्शन करने लगती है। डर के साथ केसी देखती है कि अथीना खुद को ठीक कर रही है क्योंकि वो भी एक रोबोट है। अथीना टुमारोलैंड के बारे में बताती है और साथ ही कहती है कि वहाँ उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया है जो उन्हें नहीं बनाना चाहिए था। इधर एक्सप्लोडेड दुकान पर पुलिस पहुंचती है और उन्हें एक जला हुआ रोबोट का सिर मिलता है। इससे पहले कि वे जांच कर पाते वहाँ डेव नाम का आदमी आता है और खुद को सीक्रेट सर्विस बताता है। रोबोट हेड देखकर वो भी एक फ्यूचरिस्टिक वेपन निकालता है और सभी कॉप्स को मार देता है। फिर वो अपने साथियों से कहता है कि लड़की मिल गई है और उन्हें निक्स को बताना चाहिए। उधर अथीना और केसी न्यूयॉर्क की तरफ जा रही होती हैं, जहां उन्हें वो इंसान मिलेगा जो उन्हें फिर से टुमारोलैंड पहुंचा सकता है। अथीना केसी को बताती है कि जिस इंसान से वे मिलने जा रही हैं उसका नाम फ्रैंक है और कुछ देर बाद केसी थकान के कारण सो जाती है। कुछ घंटों बाद केसी तब जागती है जब उसे एक ट्रक से धक्का देकर उतार दिया जाता है। अथीना गाड़ी लेकर चली जाती है, इसलिए केसी मजबूर होकर पास बने एक घर की तरफ बढ़ती है। तभी एक गार्ड डॉग उसके पीछे दौड़ने लगता है। केसी कीचड़ में गिर जाती है और तभी उसे एहसास होता है कि कुत्ते के पैरों के निशान नहीं है क्योंकि वो एक होलोग्राम है। नकली जानवर को नजरअंदाज करके केसी दरवाजा खटखटाती है और कैमरा को अपनी पिन दिखाकर टुमारोलैंड ले जाने की मांग करती है। अचानक तेज हवा का झोंका केसी को पीछे फेंक देता है और तभी एक बूढ़ा फ्रैंक घर से बाहर आता है। वो गुस्से में पूछता है कि अथीना कहाँ है। केसी बताती है कि वो चली गई है। ये सुनकर फ्रैंक नाराज हो जाता है और कहता है कि टुमारोलैंड सिर्फ एक झूठ है।
फिर वो केसी को जाने को कहकर दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन केसी जाने से मना कर देती है और बारिश में भी बाहर बैठी रहती है। बाद में वो घर के आसपास घूमकर एक प्लान बनाती है और पास रखे एक ट्रैक्टर में आग लगाकर फ्रैंक को बाहर निकालती है। जब फ्रैंक आग बुझाने में लगा होता है, केसी अंदर घुसकर दरवाजा लॉक कर देती है। फ्रैंक वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन केसी वही हवा वाला ब्लास्ट इस्तेमाल करके उसे पीछे धकेल देती है। केसी घर के अंदर घूमती है और उसे बहुत सारी अजीब इन्वेंशंस मिलती हैं। वहीं एक मशीन पर छोटे फ्रैंक की रिकॉर्डिंग चलती है, जिसमें वो अथीना को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है और अथीना उसे रोक रही होती है। दूसरे कमरे में केसी को न्यूज से जुड़े कई स्क्रीन्स और एक टाइमर मिलता है, जो धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। तभी सीढ़ियों के नीचे एक सीक्रेट डोर खुलता है और फ्रैंक वापस घर में आ जाता है। वो केसी को बाहर निकालने वाला होता है, लेकिन केसी उससे जवाब मांगती है कि वो टुमारोलैंड से बाहर क्यों आया। फ्रैंक बताता है कि उसे टुमारोलैंड से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उसने कुछ ऐसा बना दिया था जो नहीं बनाना चाहिए था, वही मशीन जो टाइमर से जुड़ी है। फ्रैंक समझाता है कि उसने वहां एक ऐसी मशीन बनाई थी जो किसी भी चीज के भूत और भविष्य का 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकती थी। उसे वे लोग मॉनिटर कहते थे और उसी मॉनिटर ने बताया था कि आज से 60 दिन बाद ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। इसके बाद फ्रैंक और बाकी वैज्ञानिकों ने हार मान ली और दुनिया को बेहतर बनाने का विचार छोड़ दिया, लेकिन केसी इस बात से सहमत नहीं होती। उसका कहना होता है कि हम किसी मशीन के कहने पर कैसे हार मान सकते हैं, हम खुद अपनी तकदीर लिखते हैं। जैसे ही वो ऐसा कहती है, स्क्रीन पर दिखाई दे रही संभावना 100% से कुछ प्रतिशत नीचे आ जाती है और तबाही की तस्वीर हटकर उसकी जगह साफ आसमान की तस्वीर दिखाई देने लगती है। दरअसल मॉनिटर किसी भी चीज का भविष्य बताने के लिए उससे जुड़ा सारा डेटा इकट्ठा करता था और उसी के आधार पर अनुमान लगाता था, क्योंकि उसे पता था कि जो वैज्ञानिक दुनिया को बचा सकते थे वे सभी हार मान चुके थे। इसलिए उसने दुनिया के अंत की संभावना 100% बताई थी। लेकिन केसी की उम्मीद और आशावादी सोच से ये संभावना कम हो जाती है और ये देखकर फ्रैंक पूरी तरह हैरान रह जाता है। तभी डेव और उसके एजेंट्स वहां आ जाते हैं, जो असल में रोबोट्स होते हैं। वे फ्रैंक से केसी को उनके हवाले करने के लिए कहते हैं, लेकिन फ्रैंक मना कर देता है और घर में लगे कई ट्रैप्स एक्टिवेट कर देता है। एक रोबोट अंदर घुसने की कोशिश करता है, मगर फ्रैंक उसे बिजली का झटका देकर खत्म कर देता है। बाकी रोबोट्स ट्रैप्स में गिरकर नष्ट हो जाते हैं। आखिर में एक रोबोट से हाथों हाथ लड़ाई होती है और केसी एक पोर्टल मशीन की मदद से उसे अंदर भेज देती है। भागते हुए वे बाथरूम पहुंचते हैं, जहां बाथ टब एक कैप्सूल में बदल जाता है। रोबोट उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक कैप्सूल को लॉन्च कर देता है। कैप्सूल झील में गिरता है और दोनों बाहर निकलकर जंगल में भागते हैं। वहीं अथीना उन्हें लेने आ जाती है और तीनों एक ट्रक में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में फ्रैंक और अथीना के बीच बहस होती है और पता चलता है कि सारे पिन्स नष्ट किए जाने थे, लेकिन अथीना आखिरी बॉक्स चुराकर लोगों को चुनती रही। इसके बाद वे एक सीक्रेट स्टेशन पहुंचते हैं, जहां से एक कैप्सूल उन्हें टेलीपोर्ट कर देता है और वे सीधे आईफिल टावर के ऊपर पहुंच जाते हैं। अंदर एक कमरे में केसी को आईफिल, वर्न, टेस्ला और एडिसन जैसे महान लोग दिखाई देते हैं। फ्रैंक बताता है कि इन्हीं लोगों ने टुमारोलैंड की शुरुआत की थी। आईफिल टावर एक एंटेना की तरह काम करता था और टेस्ला ने इसकी मदद से एक नए डायमेंशन की खोज की, जहां टुमारोलैंड बसाया गया। तभी टावर खुलता है और एक रॉकेट बाहर निकलता है। उसमें बैठकर वे अंतरिक्ष में जाते हैं और फिर तेजी से धरती की ओर लौटते हैं, जिससे वे दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाते हैं और तीनों टुमारोलैंड पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही निक्स उन्हें गिरफ्तार करवा देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि केसी स्क्रीन का परसेंटेज बदल सकती है, तो वो उन्हें हेडक्वार्टर्स ले जाता है, जहां एक मशीन भविष्य के फ्लैशेस दिखाती है। केसी देखती है कि 58 डेज में दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन निक्स को अर्थ की परवाह नहीं होती। वो सिर्फ टुमारोलैंड को बचाना चाहता है। केसी इसका विरोध करती है और कहती है कि हम अभी भी धरती को बचा सकते हैं, और तभी स्क्रीन पर एक बेहतर फ्यूचर झलकने लगता है। मगर निक्स इसे इग्नोर कर देता है और उन सबको बेहोश कर देता है। बाद में केसी समझ जाती है कि ये मशीन लोगों के दिमाग में तबाही के विचार भेज रही है, जिसकी वजह से सभी ने उम्मीद छोड़ दी है और धरती विनाश की ओर बढ़ रही है। अगर इसे बंद कर दिया जाए तो इंसान फिर से होप देख सकते हैं। आखिर में जबरदस्त लड़ाई होती है और अथीना अपने सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम से उस मशीन के मेन कंप्यूटर को नष्ट कर देती है, जिससे निक्स भी मारा जाता है। अंत में पृथ्वी की हालत धीरे धीरे सुधरने लगती है। केसी वॉलेस अपने परिवार के पास लौट जाती है। फ्रैंक फिर से पिन प्रोग्राम शुरू करता है। नए रोबोट्स बनाए जाते हैं जो पूरी दुनिया में जाकर ब्राइट माइंड्स को पिन्स देते हैं, ताकि अर्थ का फ्यूचर और बेहतर बनाया जा सके। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।